अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी आईसीटी बुक के यूनिट नंबर 2 ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। सबसे पहले हम इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि हम इस यूनिट में क्या कुछ कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उसको डिस्कवर करने वाले हैं और उनको कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, distinguish different generations of computer, classify different types of computers and have knowledge about applications and different parts of computer। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आज हम इस यूनिट में इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का सिंपल मतलब है कि कंप्यूटर्स की सारी हिस्ट्री, उसकी तारीख, वो मशीनें जो कंप्यूटर्स के नज़दीक समझी जाती थी या किसी तरह कंप्यूटर समझी जाती थी, वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कहलाती हैं। उन सब मशीनों को पढ़ना, उन सब चीज़ों को, डिवाइसेस को एक्सप्लोर करना ही हिस्ट्री कहलाता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वो कह रहे हैं प्री हिस्ट्री एरा 4th सेंचुरी BC टू 1930s अबाकस मशीन। देखिए याद रखने की बात ये है कि अबाकस मशीन जो है वो 500 BC में बनी थी। ये तकरीबन आज से 3000 साल पहले का वक्त है जब पहली ये कंप्यूटिंग मशीन बनी थी। और उसके बाद बहुत अरसे तक 17th सेंचुरी तक कोई भी ऐसी डिवाइस सामने नहीं आई जिसको कंप्यूटर कहा जा सकता है। तो 500 BC में बनने वाली ये अबाकस मशीन ही उस वक्त तक, आप ये याद रखें कि उस वक्त तक इसको ही कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाता था, इसी को कंप्यूटर समझा जाता था। और ये कारोबारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको हल किया जाता था। क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक अलग से कोई रूल मौजूद नहीं था, अलग से कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। तो उसको भी किसी न किसी तरीके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में सोल्व किया जाता था, लिया जाता था। तो अबाकस मशीन देख लेते हैं। अबाकस machine is a mechanical device, ठीक है। is a mechanical device which can perform basic arithmetic problems like addition, ठीक है। addition और subtraction ही बस ये कर सकता था, यहाँ पर multiplication division को हम इस मशीन के तौर पर नहीं लेंगे। this was the first machine was invented in 4th सेंचुरी BC, ठीक है। ये 500 BC में बढ़ने वाली एक डिवाइस थी। आज भी मुझे याद है कि एशियंस जो हमारे हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ वगैरह, उनमें ये अक्सर जो है किसी ड्रामे में यूज़ हो रही नज़र आ रही होती है। ये एक फ्रेम सा है, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर बीड्स लगे होते हैं, ये तारें होती हैं उसके अंदर और लोहे की, और ये उसके अंदर बीड्स होते हैं। उन्हीं बीड्स के ज़रिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद जो बात आपके लिए जानने के लिए है ज़रूरी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम आगे जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसको 3 टाइम पीरियड में हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला जो टाइम पीरियड है वो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये वो डिवाइसेस थी इसके अंदर जो सारी मैन पावर से चलने वाली हैंड मूवमेंट वाली जो है मशीन्स थी, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 17th सेंचुरी से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी फिर आगे कंप्यूटिंग डिवाइसेस शुरू हो गई थी। तो इसका एरा बनता है, इसका टाइम पीरियड बनता है 1614 से लेके 1819 तक, ठीक है। जितने भी इस दौरान कंप्यूटिंग डिवाइसेस आती रही हैं, जिनको हम किसी न किसी तरह कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं, वो सारी इस मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी और इसी टाइम पीरियड में आती थी। उसके बाद जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। वो किसी न किसी तरीके इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रही थी लेकिन मैकेनिकल भी थी, ठीक है। तो उनका एरा रहा है फिर 1890 से लेके 1940 तक, ठीक है। 1940 तक हम मैकेनिकल पावर्स भी यूज़ करते रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी किसी न किसी तरीके यूज़ करते हैं। और तीसरा जो हमारे पास टाइम पीरियड था वो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ईजाद होने शुरू हो गए थे 1940 से लेके टिल नाउ। आज तक जितने भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं उनमें सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जा रही है। और इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के तौर पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के अंदर ही फिर जो आगे टेक्निक्स यूज़ होती रही, उन्हीं टेक्निक्स को हम आगे जनरेशन्स कहते हैं। जैसे अलग अलग फिर इसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती रही, उनको हम जनरेशन्स के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने बात अपने जहन में रख लेनी है कि हम अब इस लिहाज से आगे चलेंगे, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिकल टाइम पीरियड शुरू हो गया। उसमें सबसे पहली जो हमारे पास डिवाइस बनती है जिसको कंप्यूटिंग डिवाइस के तौर पर हम जानते हैं वो है नेपियर बोन्स, ठीक है। नेपियर बोन्स जो थी इसको देख लेते हैं। स्कॉटिश
A Scottish theologian and mathematician invented logs in 1614 which was able to perform multiplication and division. जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी पिछली जो डिवाइस थी अबाकस मशीन थी वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही यूज़ कर रही थी। ये नहीं होता कि इस दौरान और कोई डिवाइसेस नहीं बनती हैं, लेकिन ये होता है कि उनको इतनी पजीराई नहीं मिल पाती, उनको इतना लोग जान नहीं पाते या उनके अंदर वो खासियत नहीं होती कि उनको तारीख याद रखे। तो यहाँ पर हम इस मशीन में हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज़ाद हो चुकी थी, तो इसलिए उन्हें एक ऐसी डिवाइस बनानी पड़ी जिसके अंदर ये फंक्शन अलग से मौजूद हो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं इसमें रॉड्स यूज़ हुए थे। ठीक है, इसमें रॉड यूज़ हुए थे और रॉड्स जो है वो उसको हिलाने के ज़रिए जो है वो किसी तरह एक पहाड़े की शक्ल में, जिस तरह हम आज बच्चे टेबल्स याद कर रहे होते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह का इन्होंने इस्तेमाल किया था जिससे सिर्फ मैन पावर यूज़ करते हुए आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और डिवीजन भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विलियम शिकर्ट्स पे। विलियम शिकर्ट बिल्ट अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1623 विच वाज एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन को कुछ ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता था, उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। दिस डिवाइस सपोर्टेड 6 डिजिट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद है ब्लाइस पास्कल। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन बिल्ट अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642 विच कुड add and subtract two numbers directly and multiple and divide by repetition. This device supported 8 digit capacity. ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर किसी न किसी तरीके से आज के कैलकुलेटर की तरह इसमें नंबर्स यूज़ हो रहे थे, जिससे हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन में पहाड़ टेबल्स की तरह भी चल रहे थे। और यहाँ पर दो जो डिजिट थे, जिस तरह दो दो डिजिट हम करके प्लस माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि एक बड़ी रकम यूज़ हो रही थी और उसके ज़रिए भी हम इसको यूज़ कर सकते थे। तो किसी न किसी तरीके ये पहले से बेहतर था। फिर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड अ डिफरेंस इंजन इन 1820 which could perform mathematical and statistical tables. In 1842, Charles Babbage invented another device with the name of analytical engine, a mathematical computer that was able to perform basic mathematical problems at an average speed of 60 additions per minute. ये पहले से बड़ा भी हो गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को आज भी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसने ये दो मशीन्स बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। है तो ये मैकेनिकल ही थी, लेकिन ये कुछ इस तरीके पर तैयार की गई थी कि आज भी कंप्यूटर जो है वो इन्हीं रूल्स को लेके जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करता है, जो कैलकुलेटर के ऑपरेशंस हैं। ठीक, तो आजकल के हिसाब से कैसे हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह आज हमारी डिवाइस हमारा डिवाइस का जो सिस्टम है वो इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के ऊपर होता है, इसी तरह इसका भी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन जो था ये भी इसी टेक्निक के ऊपर परफॉर्मेंस देता था कि इसमें एक इनपुट भी थी, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट था जिसके आगे पार्ट्स थे, जिसमें मेमोरी थी, स्टोरेज थी, कंट्रोल यूनिट था और इसी तरह एक आउटपुट डिवाइसेस थी जिसपे शो होता था रिजल्ट। ठीक है, तो ये चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद फिर आगे हमने जितने भी कंप्यूटर्स बनाए उनमें यही टेक्निक, ये इनपुट और प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट वाला हमने यूज़ करके आगे जनरेशन्स बनाई, यानी कि इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाए। अब ये जनरेशन्स आ गए हैं, जनरेशन्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि चार्ल्स बेबेज की जो दो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन है इनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है और इसमें बता देना है कि इसी को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और इसी के टेक्निक को लेकर आगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बने थे। तो अब आगे हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आ गई हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है जिसका पीछे हमने जिक्र किया कि इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी किसी न किसी तरीके यूज़ होने लग गई थी और इसमें मैकेनिकल पावर हट गई थी। अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम सेवरल चेंजेस वर मेड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मीट द चैलेंज ऑफ द एज। These changes and modifications are classified into different periods. जो भी इसमें चेंजेस होती रही, मॉडिफिकेशन होती रही, उनको हमने पीरियड्स में चेंज किया और लेटर ऑन दीज पीरियड्स वर आल्सो नेम्ड एज जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर और इन्हीं पीरियड्स को बाद में हमने जनरेशन्स का नाम दे दिया। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देख लेते हैं, वो 1951 से 1958 तक चले हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स वर लाइक फ्रेजाइल ग्लास ट्यूब्स विच कंज्यूम्ड more electricity due to more glowing time. First generation computer were also used punched cards and magnetic tape as an input devices. Magnetic tape were also able to access large data, but they processing
इट सीक्वेंटली। अब इसमें याद रखने की बात यह है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। वो एक छोटे छोटे किस्म के बल्ब होते हैं जो पिछले ज़माने में अगर आपने देखे हो तो जिसकी आगे से भी चूंच होती है, पीछे से भी चूंच होती है, दरमियाने से साइज़ का एक बल्ब होता है और उसके अंदर उसकी पावर होती है येलो कलर की, उसकी लाइट होती है और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो यही पावर इसके अंदर यूज़ करके इसको रन किया जाता था इसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर। और इसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स और पंच्ड कार्ड जिसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है वो यूज़ किया जाता। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, जो पुराने ज़माने में वो एक रूला सा होता था और जिसके अंदर से टेप निकली जाती थी। इसका मतलब ये है कि इसमें मैग्नेटिक टेप के ज़रिए इसको इनपुट दी जाती थी और इसके अंदर फंक्शंस दिए जाते थे कि आप इसको ऑपरेट करो। लेकिन जब वो मैग्नेटिक टेप अपने हमें जो मतलूबा होता था वर्क वो उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगाती थी, तो हम यूँ नहीं कर सकते थे कि हम पहले उसको कहें कि आप ये वाला जो है ऑपरेशन इसको पहले कर दो और बाकी जो है काम उसको बाद में कर लेना। तो ये जो है वो सिक्वेंशली उसको यूज़ करना पड़ता था, उसको चलना पड़ता था। तो आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही है कि आप उसके अंदर बैचेस दे देते हो और वो पहले एक को रन करती है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और इस तरह वो एक एक करके आपके सारे काम करती है। या आप ये नहीं कह सकते कि आप ये वाला काम पहले कर दो, आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस सिक्वेंशियल प्रोसेस कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग टेक्निक, वही आगे, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग टेक्निक where data was processed in the form of bundles or batches. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज यही है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, ठीक है, इसके ऊपर काम करती थी। लेटर ऑन असेंबली लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस्ड विच यूज स्पेशल नेम्स इंस्टेड ऑफ कोड्स कॉल्ड निमोनिक्स, ठीक है। पहले ये 0-1 की फॉर्म में थी। 0-1 की फॉर्म समझना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बाद में असेंबली लैंग्वेज की तरह की एक लैंग्वेज यूज हुई जिसको निमोनिक्स कहा जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि इसकी कौन कौन सी ऐसी नकाइस थे या कौन कौन सी ऐसी खामियां रह गई थी जिसके ऊपर अभी भी वर्क करना बाकी था। एक ये था कि वैक्यूम ट्यूब जनरेटेड मच हीट एंड कवर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत बड़े थे, पूरा पूरा रूम चाहिए था एक कंप्यूटर के लिए और बहुत ज़्यादा हीट होती थी। तो इसका मतलब है कि एसी रिक्वायर्ड था, ठीक है। उसको कूल डाउन करने के लिए पावर रिक्वायर्ड थी, एयर रिक्वायर्ड थी, उस पर भी ज़ाहिर खर्चा आता था। अच्छा, पंच्ड कार्ड टेक्नोलॉजी कंज्यूम्ड लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स इवन फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि एक भी प्रोग्राम आपको छोटा सा भी अगर रन करवाना था तो उसके लिए आपको पूरा मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरे की पूरी इंस्ट्रक्शंस लिख कर देनी पड़ती थी। तो जिससे क्या होता था कि बैच का जो साइज़ था वो बड़ा हो रहा था, और जब वो साइज़ बड़ा हो रहा था तो वो टाइम ले रहा था उतना ही उसको रीड करने में, उसको समझने में और फिर उसको रन करने में। तो इसी तरह ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा था दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में। मैग्नेटिक टेप were unable to retrieve large amount of data quickly being a sequential medium। क्योंकि वो sequential medium थी तो हम उसको ज़्यादा सारा जो है एक ही साथ डाटा अगर दे भी देते तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकती थी एट अ टाइम। अब है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से 1964 तक। इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को मैंने बताया कि वो बल्ब थे और वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते थे, जिससे बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसकी जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर लिए गए। ट्रांजिस्टर्स एक आपने देखा होगा एक छोटी सी डिवाइस होती है जो बल्ब के मुकाबले में कम होती है, छोटी होती है, और वैसे भी उसकी जगह भी कम होती है और हीट भी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर बल्ब की तरह गर्म होने वाला शीशा यूज़ नहीं होता बल्कि प्लास्टिक यूज़ होती है, ठीक है। इन सेकेंड जनरेशन of computer, transistor replaced vacuum tubes. Transistor is an electronic component which is used for amplification and switching of electric signals. Punched cards were used as an input device to feed the computer programs. अभी भी punched card ही use हो रहे थे। Magnetic tapes were also used as an input and output storage. अभी भी कहीं कहीं magnetic tape की ज़रूरत पड़ जाती थी। Some high level language like Fortran, COBOL and BASIC were also used. Due to close resemblance with English language, these languages were
आल्सो आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ जो हैं इसके अंदर फंक्शंस इंग्लिश के थे, इसलिए इनको किसी न किसी तरीके हाई लेवल लैंग्वेज आज के टाइम पे माना जा सकता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस, इसके पहले एडवांटेजेस देख लेते। ट्रांजिस्टर्स वर मच मोर रिलायबल एंड हैव ग्रेटर कंप्यूटेशनल स्पीड, उससे अच्छे थे वैक्यूम ट्यूब से। ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड नो वार्म अप टाइम एंड कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जनरेशन, अच्छा इसकी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं लिखी, मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसमें अभी भी एसी रिक्वायर्ड था। ठीक है, अभी भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे थे, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि वही आपने 1 बाय 1 चलना है, आप इसमें अभी भी कहीं से भी कोई भी डाटा उठाकर नहीं दे सकते। थर्ड जनरेशन 1965 से 1970 तक चली है। इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स। ये कॉम्पैक्ट साइज में इसलिए आए थे क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे फिर भी किसी न किसी तरीके जगह घेरे थे, लेकिन अब वहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हो गए थे जिनकी साइज उससे भी कम है। इंटीग्रेटेड सर्किट वर कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड इन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, चिप की मदद से चिप की जो है वो रिप्लेस कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को। आईसीज वर स्मॉलर इन साइज एंड हैव बेटर परफॉर्मेंस देन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और वैसे भी ये हीट प्रोड्यूस नहीं करा। ज़ाहिर है जब ट्रांजिस्टर्स, अगर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है एक सिलिकॉन में चले जाएंगे तो साइज खुद बहुत कम हो जाएगा और हीट भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके अगर वो हीट प्रोड्यूस करेगी भी तो थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर से बहुत कम होगी। अच्छा, कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज के दौर की तरफ इसका जो है वो कदम शुरू हो गया था, इसलिए कीबोर्ड यानी कि अब बाहर से ही इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे बजाय बैच कार्ड आप लिख के दे। ठीक है, और मॉनिटर्स यूज हो गए थे जिससे आप डिस्प्ले अच्छे से ले सकते थे। पास्कल वाज यूज्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज इसके अंदर यूज होने लगी थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसके एडवांटेजेस पिछले से क्या थे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर मोर रिलायबल, ये जल्दी फ्यूज नहीं होते थे। सिलिकॉन चिप वर चीप, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड दे आल्सो कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। फिर है फोर्थ जनरेशन 1980। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन 2 टेक्नोलॉजीज। एक है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे इनका लार्ज स्केल था, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। In large scale integrated technology, about 30,000 electronic components were fabricated in a single chip. While in very large scale integration technology, about 1 million electronic components were fabricated in a single chip. Keyboard and monitor were used as primary input-output devices. Magnetic tape were also used as an input and output devices. जो पिछले कुछ ही अरसे पहले जो हमारे ही बड़े बुजुर्ग लोग होते थे इनके पास ही मैग्नेटिक टेप्स चला करती थी, वो जो जिसके अंदर ये गाने वगैरह सुना करते थे, एक टेप सी होती थी ना जो यूं 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 करके चला करती थी, उसके अंदर गोल गोल, वो उस ज़माने की ये बात है कि वो फोर्थ जनरेशन थी, 1980 की बात है। तो उसमें यही मैग्नेटिक टेप भी यूज़ होती थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए और स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस का ये मतलब था कि उनके अंदर यही गाने वगैरह, तराने वगैरह उनमें सेव कर लिया करते थे और फिर उन टेप्स को जो है वो आगे किसी को सेंड कर दिया और फिर वहाँ पर वही सेव किया हुआ डाटा जो है उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे उन चिप्स को भी इतना मज़ीद एक्सपेंड कर दिया गया था ताकि अब एक चिप में वेरी लार्ज स्केल में तो मिलियंस ऑफ चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ कर सकते थे, इस्तेमाल हो रहे थे, इनकी पावर इतनी हो गई थी। और लार्ज स्केल में जो है वो हमारे पास तकरीबन 30,000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो इसमें यूज़ हो रहे थे। ठीक है, अब आ जाती है फिफ्थ जनरेशन, वो है लेट 1990s, इसका आज भी कह सकते हैं, लेकिन आज ज़्यादा AI आ गया तो इसलिए हम इसको आज तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी भी यही यूज़ हो रही है। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉइस रिकॉग्निशन वर यूज्ड एज एन एडिशनल स्पेशल feature. Voice recognition is also called speech recognition. It is ability of a device to retrieve and interpret dictation.
ये जो आजकल हम बोल के गूगल को या किसी को भी अपना बोल के पैगाम दे रहे होते हैं, हर एक जगह पे जो हम बोल के सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी इवन सर्च कर रहे होते हैं बोल के, तो इसी को कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, आपकी डिक्टेशन, आपकी बात को वो इंटरप्रेट करता है, रिसीव करता है, इनपुट इसके ज़रिए लेता है और फिर आपको उसी के ज़रिए आउटपुट देता है, उसी के आगे आउटपुट देता है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉर्मली मेड ऑफ ग्लास थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी कि आप लाइट के ज़रिए, ठीक है, जिस तरह आजकल ये रिमोट वगैरह जो चल गए हैं जिससे लाइट के ज़रिए, ठीक है, लाइट के ज़रिए मेड ऑफ ग्लास जो है लाइट के ज़रिए मैसेज सिग्नल पास होता है और आगे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ऑन करना है, ऑफ करना है, लो करना है, स्लो करना है, जो भी करना है, तो वो इसी फाइबर ऑप्टिकल के ज़रिए काम हो रहा है। और जिस तरह ये पेन्स वगैरह आजकल यूज़ हो रहे हैं, जो भी टच आप दे रहे हो लाइट के ज़रिए, ठीक है, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, यूज नहीं, इंट्रोड्यूस्ड। Artificial intelligence acts like a human being. For example, report artificial intelligence made the computers to have thinking power and reasoning. तो जो इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल वो इसमें यूज़ होने लग गई है, लेकिन अभी वो इतनी नहीं है कि वो रिप्लेस कर दे इस पूरी जनरेशन को। ठीक है, आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गई है। सेकंड टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक है साइज, फिजिकल अपीयरेंस, उसका साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, उसकी टाइप्स बताई जाती है, और एक है पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव, इसके लिहाज से भी कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है। अब साइज के लिहाज से देख लेते हैं। साइज डील्स विद द फिजिकल अपीयरेंस। अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब क्लासेस। इसमें सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स दिया गया है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक इससे भी आसान तरीके से जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखे हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, जो असल साइज़ के लिहाज से बनते भी हैं, अगर आपको मैं वो नोट्स लिखवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये है अकॉर्डिंग टू साइज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हमने पढ़े हैं और हमें समझ आए हैं, और इसी लिहाज से ही आखिर जो है वो इसको किया जाता है। आप एक दफ़ा फिर भी बुक को देख लीजिएगा। अगर कहेंगे मुझे तो मैं आपको एक और वीडियो में उसको बुक को ही पढ़ा दूंगी, लेकिन वो सारे टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। इसमें अगर देखे जाए तो 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर दिखाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज। एक है सुपर कंप्यूटर, नाम से समझ आ रहा है कि सुपर कंप्यूटर था, सबसे बड़ा कंप्यूटर था। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, यही है। वहाँ पर बुक में माइक्रो कंप्यूटर से शुरू किया हुआ था, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको ये सारे कंप्यूटर भी बता दूँ। असल में यही टाइप्स बनती हैं। अब है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से हैं जी? ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, मल्टी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, आप जितने मर्जी इसको टास्क दे दें। मैनी सीपीयूज वर्क इन पैरेलल ऑर्डर, बहुत ज़्यादा सीपीयूज इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस है, यूज्ड इन एरियाज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, डिफेंस, एरोस्पेस। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लोग, ये बहुत बड़े बड़े जगह पे देखे ना, जैसे एजुकेशन का ही ले लें, कोई और भी ले लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरीज होती हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा डाटा होता है जिसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में भी आगे मतलब फ्यूचर में भी उसको बहुत ज़रूरी है। उससे आप तारीख भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे आप कोई पुराना रिकॉर्ड निकालते हो तो आपका वो महफूज होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये सुपर कंप्यूटर्स वो हैं जिनके अंदर ये सारा डाटा स्टोरेज होता है, और ये ऑनलाइन भी दस्तयाब होते हैं। आप ये देख लें www, ये क्या है? इसमें ये सारा वही कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर आप दुनिया की कहीं भी जो भी वेबसाइट आप बनाते हो, कहीं से भी सर्च करते हो, तो वो सारी कहाँ पर स्टोर है? वो यहीं पे स्टोर है। तो ये सुपर कंप्यूटर ही है जिसके अंदर आपका सारा साइंस लॉक है। ये सुपर कंप्यूटर ही है जिसके अंदर आपकी सारी एजुकेशन लॉक है। या आपकी यूट्यूब कहाँ पर पड़ी है? ये भी एक सुपर कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स वो हैं जो कि बाकी सारे कंप्यूटर का स्टोरेज भी ऑनलाइन अपने ऊपर सेव रखते हैं, ठीक है ना। ये जो डोमेन वगैरह हम ले रहे होते हैं, होस्टिंग वगैरह ले रहे होते हैं, वो इन्हीं कंप्यूटर्स की ले गए हम उसके अंदर अपनी वेबसाइट डाल रहे होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर उसके ज़रिए आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो यही असल इसकी एग्जाम्पल है कि हम अपना जितना भी ऑनलाइन डाटा है, ठीक है, जितना भी आप ये वीडियोज़ वगैरह बना के डालते हो इन छोटी छोटी अपनी ऐप्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी पीछे एक इसी कंप्यूटर में, बड़े कंप्यूटर में ही सेव हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनको होस्ट भी कहा जाता है।
फिर है कि ये इसी एजुकेशन, डिफेंस, एरोस्पेस में ये सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। कोई अपने अपने अलग अलग रख लेता है, कुछ आवाम के लिए जो इस तरह के खुले होते हैं, जिसके अंदर इस तरह के डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, एप्लीकेशंस डाल रहे होते हैं लोग और सेव कर रहे होते हैं, वो आम कंप्यूटर लोगों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस के लिए अलग हो जाएंगे, ठीक है। यूज़ फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इन्वॉल्व्स लार्ज डेटाबेस एंड कंप्यूटेशन, जिसपे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटाबेस और कंप्यूटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, साइंटिफिक सिमुलेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, कैपेबल ऑफ सिमल्टेनियसली सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. Somehow mainframe can be more powerful than supercomputer because it support many process simultaneously, while supercomputer can run a single program but फास्टर. कहते हैं सुपर कंप्यूटर फास्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर इसको एक भी टास्क दिया जाए, जैसे बहुत बड़ा है टास्क, तो बहुत बड़ा होगा, कंप्यूटेशन बहुत बड़ी होगी, उसकी डेटाबेस लार्ज होगा, लेकिन वो इसको फास्ट करेगा, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक जगह पे जाके उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि ये सिमल्टेनियसली काफ़ी ज़्यादा एक ही वक्त में काम कर सकता है, ठीक है। बेशक फास्ट ना करे, लेकिन जल्दी जल्दी ये एक काम कर सकता है। ये एक काम पकड़ता है, पहले उसको बहुत तेज़ी से हल करता है, फिर दूसरे के ऊपर शिफ्ट होता है, और ये एक ही वक्त में इसको ज़्यादा सारे काम दो तो ये उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। यूज्ड इन इंस्टीट्यूट, रिसर्च, एकेडमिक्स, हेल्थ केयर, लार्ज बिजनेसिस, इंश्योरेंस एजेंसीज, स्टॉक ब्रोकेज फर्म्स, ठीक है। यूजफुल इन टास्क लाइक सेंसस, स्टॉकिंग, ट्रांजिशन, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, वही जो मैंने आपको बात की, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपने ये ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स, ई बिजनेस जितने भी आपके हैं वो इसी के ऊपर स्टोर होते हैं, और यहीं से आगे लोग इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर के जैसा ही है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इसका फोकस एक काम पे होता है, और इसका फोकस होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम जो है सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में अच्छे से किए जाए। फिर अब हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और चीज़ है, ठीक है। वो पर्सनल कंप्यूटर हैं जो आजकल हमारे अपने पर्सनल यूज़ में है, लेकिन मिनी कंप्यूटर हमारे पर्सनल यूज़ में नहीं है। ये ऐसे लगा लें जैसे कि थोड़े से वर्क स्टेशन है, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। मिड रेंज, ठीक है, यहाँ से आप देख लें, अब मिड रेंज कंप्यूटर, इंटरमीडिएट इन साइज, ठीक है, पावर, स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे अपने जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनसे इनकी पावर, स्टोरेज, कैपेसिटी बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। ये है जी बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये दरमियान में वर्क करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम, ठीक है, सेवरल प्रोसेस एट अ टाइम, आप इसके अंदर ज़्यादा सारे काम कर सकते हो, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 200 यूजर्स एट अ टाइम। ये भी एक छोटा सा आप लगा लें होस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर है यूज टू स्टोर लार्ज डेटाबेस, मल्टी यूजर्स एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री। नेम नाउ स्मॉल एंड मिड साइज सर्वर्स। अच्छा, सर्वर ये ही है सर्वर्स, ठीक है, लेकिन इसको मिड और स्मॉल साइज, यानी कि जैसे लगा लो कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है, और वो चाहते हैं कि अपना डाटा सारा स्टोर रखें और दुनिया से अलग रखें, सिक्योर रखें, तो वो अपना मिनी कंप्यूटर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर, उसी के ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने इस सर्वर से वो सारी डेटा जो है वो हासिल कर सकते हैं, और वो इस तरह सिक्योर भी रहेगा कि कोई दूसरा भी उसके ऊपर हैक नहीं कर सकेगा उनका डाटा को, ठीक है। यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, यही बात आ गई, ठीक है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम बड़ा भी है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको जो है वो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर के ऊपर भेज दिया जाए, इसलिए वो उसको सिक्योर रखने के लिए अपना मिनी कंप्यूटर खरीद लेते हैं, जिसमें 200 से अप यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे यही पर्सनल कंप्यूटर हैं। पर्सनल कंप्यूटर ये है कि कॉमन कंप्यूटर यूज्ड इन होम, ऑफिस, ईटीसी, ये जिसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और सिस्टम यूनिट आ रहा होता है, सीपीयू वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर है, नाउन एज डिजिटल पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। मिनिमल इन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी, मिनिमल ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, आईओ डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स, ओएस, नेटवर्क्स एंड सर्वर्स, ऑल नीड टू कनेक्ट टू फॉर्म अ कंप्लीट पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर।
तो पीसी के लिए मैंने आपको बताया जिसके साथ हमारे इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जैसे मोनीटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे यूज़ हो रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, विंडोज़ वगैरह इनके बगैर नहीं चल सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता, नेटवर्क्स के बगैर नहीं चल सकता, इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता और सर्वर्स के बगैर नहीं चल सकता। सर्वर्स को इंटरनेट ही कहेंगे क्योंकि सर्वर्स के ही आगे जो है वो डाटा होता है जिससे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। आर नीड टू कनेक्ट to form a complete personal digital computer designed for use by a single person, ठीक है, user at a time, use a single chip microprocessor for its CPU, for example desktop computer, laptop, tablet, smartphone, wearable, अभी जितने भी हैं वो इसी चिप के ज़रिए चल रहे हैं, CPU के ज़रिए चल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए चल रहे हैं। तो इसको सबको इसी माइक्रो कंप्यूटर की ही आगे सब कैटेगरीज में आ जाएंगे। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है जी? पीसी डिज़ाइन टू स्टे एट वन लोकेशन एंड फिट्स ऑन और अंडर अ डेस्क। तो जो हमारे डेस्क के ऊपर रखने वाला जो है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। इट बेसिकली हैज़ मोनीटर, कीबोर्ड, माउस एंड अ टावर, ठीक है, जो सिस्टम यूनिट होता है इसके ऊपर जो हमारा कंसिस्ट कर रहा होता है वो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब लैपटॉप और नोटबुक क्या है? पोर्टेबल पीसी, स्मॉल इनफ टू रेस्ट ऑन यूजर्स लैप, ठीक है, एंड कैन बी पावर्ड बाय बैटरी। बैटरी के ज़रिए चलते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी साथ साथ रखने की। तो और दूसरा ये है कि वो इतने छोटे होते हैं कि किसी की यूज़र के लैप में ही आ सकते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है डेस्क की और टेबल की। तो इस ये एक छोटी छोटी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन होने वाली डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं ही करवा दूँ। इट इंक्लूड्स अ फ्लिप डाउन स्क्रीन, ठीक है, इसकी फ्लिप डाउन स्क्रीन होती है, एंड अ कीबोर्ड विद टच पैड, ठीक है। तो ये उसके अंदर ही फिट होते हैं कीबोर्ड और टच पैड भी। तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो एक पीसी हम जिसको कहेंगे वो हमारा लैपटॉप होगा या नोटबुक होगी। टैबलेट क्या है? टैबलेट वायरलेस टच स्क्रीन पीसी दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एंड वेज लेस दैन एवरेज लैपटॉप। तो एवरेज लैपटॉप से भी इसका स्मॉल साइज़ होता है और दूसरा इसके अंदर अलग से जो है वो एक टच पैड की और कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि खुद ही टच मोबाइल होता है। अब स्मार्टफोन क्या है? अ मोबाइल फ़ोन दैट परफॉर्म्स मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ पीसी, ठीक है। एक पीसी की तरह इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, आप इसके अंदर वही सब कुछ कर सकते हो जो कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा है कि कॉलिंग और इंस्टेंट मैसेजेस की भी इसके अंदर सहूलत है। अब पीडीएस क्या है? पीडीएस स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन कॉमनली यूज फॉर फैक्स, phone calls, network features. It came with the stylus and keyboard including writing recognition. ये वही स्टाइलस है, ये वही पेन है जो नोटबुक हमारे लिखी होती है। ये फैक्स मशीन की तरह इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर प्रिंट करते हैं ज़्यादातर, हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बनाते हैं। जैसे बच्चे डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, डिज़ाइनिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, पेंटिंग्स करने के लिए जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, स्केचिंग करने के लिए, वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, ठीक है। पेन के ज़रिए उसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं, कीबोर्ड भी होते हैं, सब कुछ वही होता है। और राइटिंग रिकॉग्निशन यानी कि इसके ज़रिए हम उसके अंदर लिख के उसको इनपुट दे रहे होते हैं। अब है वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन मैंने आपको पीछे बता दिया, सिंगल यूज़र डिवाइस विद हाई परफॉर्मेंस मेनली यूज फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। ये एक यूज़र भी यूज़ करता है लेकिन वो यूज़र यूज़ करता है जो प्रोफेशनल हो, और इतना प्रोफेशनल हो और इतना उसके पास डाटा हो कि वो आम पीसी जो है बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो उसको हम वर्क स्टेशन कह देंगे, ठीक है। इट इज़ बेटर देन अ पीसी विद पावरफुल सीपीयू, मोर स्टोरेज एंड बैटरी एंड बेटर लुकिंग ग्राफिक्स, ठीक है। इट इज़ लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर विद हायर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इट कैन मल्टीटास्क बिटवीन ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड एडिटिंग। तो मुझे लगता है अब इसकी आपको समझ आ गई होगी इस यूनिट की। अब हम वापस बुक पर चलते हैं और अगला यूनिट, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये वही सारे कंप्यूटर्स थे, आप इसको देख लेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो ये यूनिट जो है आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा और अच्छे से ये हो जाएगा इसका हल। अब है पर्पस के लिहाज से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं जी। 3 है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं जी? डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो कि डिस्क्रीट डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। अब डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो 0 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में होता है या डिजिट्स की फॉर्म में आप कह सकते हैं, ठीक है। ये शो डाटा इन डिजिट फॉर्म, इन बाइनरी फॉर्म। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि नॉन कंटिन्यूस।
नॉन कंटिन्यूस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कंटिन्यूस डाटा का क्या मतलब है और डिस्क्रीट का क्या मतलब है। अब डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर्स एंड डिजिट्स, ठीक है, 0 1 2 3 या ABC जो भी डिजिट्स हैं, जो भी करैक्टर्स हैं, उनके ज़रिए आप इनपुट भी देंगे और उनके ज़रिए आपको आउटपुट भी मिलेगा। इट डिस्प्लेस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर्स, डिजिट्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। Digital computer also called personal and general purpose as daily life problems such as making home budget, playing games, listen music etc can be solved। अब ये मतलब नहीं है कि दूसरे आप पर्सनल आज अपने घर वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो या पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, करते उनको भी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वो हैं कि जिसको आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर जैसे कि सीधी सी बात है कि ABC में आप सवाल लिखोगे, आप इंग्लिश में इनपुट दोगे तो इंग्लिश में आपको आउटपुट मिलेगा, तो आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर इस वजह से यूज़ हो रहे होते हैं। लिसनिंग म्यूज़िक का मतलब ये है कि आपने इनपुट दिया एक गाने का नाम देख के, ठीक है, और फिर आगे वो आपको प्ले हो जाएगा और आप उसको सुन लोगे। यहाँ पर जो बात एनालॉग कंप्यूटर की आ रही है, इसको अब जब आप समझेंगे ना तो तब आपको दोनों का फ़र्क समझ आ जाएगा। अब इसमें है ये कंटिन्यूस डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। कंटिन्यूस डाटा क्या है? एनालॉग कंप्यूटर स्पेशली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस such as wheel balancing, measuring temperatures, velocities. These types of computer deals with continuous type of data rather than digits। अब आपको समझ आई है कि ये टेम्परेचर को, इंटेंसिटी को और स्पीड को, प्रेशर को, साउंड वगैरह को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, और ये ज़्यादातर फिज़िकल और डाटा जो हमारा इन्वायरमेंट का है उसको ले रहा होता है। तो ये किसी न किसी तरीके हमारे यूज़ में नहीं आ रहा होता, हमारे इन्वायरमेंट की यूज़ में आ रहा होता है कि हम इससे जैसे कि ब्लड प्रेशर किसी का यूज़ करना, चेक करना, यानी कि जो वेव्स की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है, जो एक जिसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, जो आम बंदे के काम की बात नहीं होती, इसको थोड़ा प्रोफेशनल कर सकते हैं, तो ये वो डाटा शो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डाटा आ रहा है, ठीक है। और जो डिजिटल कंप्यूटर हमने पीछे पढ़े, डिजिटल कंप्यूटर में ये था कि वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है, उसका इनपुट ऐसा होगा कि जो एग्जैक्ट होगा, ठीक है, हकीकत पर मबनी होगा, और ये जो है कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। तो इसका एक रिज़ल्ट जो है वो हम एज इट एक ऐसा रिज़ल्ट इकट्ठा जो है वो हम नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट इसका जो है वो रिज़ल्ट है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों को मिला के बनते हैं, ठीक है, इनके दरमियान वगैरह में नहीं, इन दोनों को मिला के बनते हैं कि उसमें डिजिट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, करैक्टर्स भी नज़र आ रहे होते हैं, और उसके अंदर वेव्स भी नज़र आ रही होती हैं। वो कैसे? वो ज़्यादातर आप यूँ लगा लें कि जिस तरह हमारा ECG करने वाला कंप्यूटर है, ECG करने वाला, दिल की धड़कन चेक करने वाला, वो सांस की धड़कन चेक करने वाला हर अस्पताल में लगा होता है, आपने देखा होगा कि वो एक तरफ जो है वो उसी कंप्यूटर के ऊपर आपको डिजिट्स भी नज़र आ रहे होते हैं कि इतनी धड़कन है, इतनी ये है, और एक ही जगह पे आपको जो है वो उसकी सांस की जो है वो इस तरह करके जो बनी होती हैं वो वेव्स भी नज़र आ रही होती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द बोथ डिजिटल डाटा एज वेल एज एनालॉग डाटा, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो मैंने समझी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये सारी समझाऊं। तो आई होप आप इसको समझ आई होगी। अब अगली जो है वीडियो, उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ये अगले जो है यूनिट हम इसको भी कवर कर लेंगे टॉपिक को, ठीक है। जज़ाकल्लाह।